आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, सोमनाथ का जो मामला है, हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही थी और ये कहा गया था कि आज जो है वो हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। आज जो है वो हाईकोर्ट में सोमनाथ ने जो मेगा डेमोलिशन जो किया और 56 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा, तकरीबन 57 एकड़ की जमीन, जिसको लेकर ये तमाम चीजें चल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि जब ये मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, सुनवाई उस पर होनी थी, जब ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग था, उसमें सुनवाई होनी थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कलेक्टर को वहां पर बुलडोजर चलाना पड़ा और किसके कहने से चलाना पड़ा। अब हाईकोर्ट के अंदर, गुजरात हाईकोर्ट के अंदर आज इस मामले में सुनवाई हो रही थी। जैसा मैंने बताया कि फैसला आने वाला था। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और जो वक्फ कमेटी का जो ओलिया कमेटी जो है, उनकी तरफ से जो बातें रखी गई हाईकोर्ट के अंदर और जमीन का जो दावा जो किया गया था, जो पॉइंट्स थे, जो नुकात थे, उस पर हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन गोदी मीडिया का कहना ही क्या, गोदी मीडिया एक अलग तरह की खबर न जाने किसे खुश करने के लिए चला रहा है। मेरे साथ में मुजाहिद नफीस साहब हैं। अक्सर गुजरात में कहीं पर भी जो भी दबे कुचलों की आवाज हो, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। पुलिस एट्रोसिटी के मामले हो, इस तरह के दरगाहों को या मजहबी धार्मिक स्थानों को जो डिमोलिश करने के मामले हो, तो ताहिर हकीम साहब हैं, मुजाहिद नफीस साहब हैं, अक्सर इस मामले को उठाते रहते हैं। ये जो सोमनाथ की जो जमीन का मामला है, बहुत पुराना 1903 से चला आ रहा मामला है। 1951 में यह कहा गया कि भाई सौराष्ट्र सरकार के रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ जमीन जो है वो 999 साल की लीज पर सोमनाथ ट्रस्ट को दे दी। यहां पर सरकार का जो एक बड़ा प्लान है वो यही है कि जिस तरीके से अयोध्या बनाया गया कॉरिडोर, उसी तरीके से सोमनाथ कॉरिडोर बनाना है और उसी को लेकर कुछ देखा नहीं गया। कई सवाल उठ रहे हैं। उसके बावजूद वहां पर यह कहा गया कि कई इमारतें, तकरीबन 9 धार्मिक स्थलों पर जो बुलडोजर चला, तकरीबन 45 मकानों पर बुलडोजर चला। इनमें से कई ऐसी इमारतें हैं जो एएसआई के अंदर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर दर्ज है, लेकिन उसको भी जो है बुलडोज कर दिया गया। मुजाहिद नफीस साहब से बात करेंगे। मुजाहिद नफीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। काफी मसरूफियत के बावजूद आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी थी। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है और कई सवाल पूछे हैं जो आपकी तरफ से जो रखे गए थे हाईकोर्ट में, उन पर जवाब मांगा गया है। सबसे पहले तो इस पर आप थोड़ा संक्षेप में बताइएगा और उसके बाद मीडिया के रोल को आप कैसे देखते हैं वो भी बताइएगा। शुक्रिया सहल भाई और देश लाइव का कि मुझे मौका दिया। आपको मालूम ही है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये मामला 57 एकड़ जमीन का है और उस जमीन के ऊपर लगभग बुलडोजर चला के उसको फेंसिंग किया गया है और यह दीन कमेटी प्रभास पाटन ने इसको हाई कोर्ट के सामने उठाया। और इसमें मेन जो मुद्दा था कि बिना ड्यू प्रोसेस फॉलो किए हुए सरकार ने ये काम किया, क्योंकि किसी भी एंट्री को रद्द करने के लिए नीचे कलेक्टर ऑर्डर करता है, कलेक्टर का ऑर्डर करने के बाद उसकी अपीलेट कोर्ट में अपील होती है और वो ऐसे करके किसी भी एक एंट्री को रद्द या शामिल किया जाता है। बिल्कुल, हमारे मामले में ऐसा नहीं हुआ। औलिया दीन कमेटी का नाम पीटीआर में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज था और उसको 27 तारीख को कलेक्टर ने एक ऑर्डर किया। 27 सितंबर को एक ऑर्डर किया जो हमको कभी मिला नहीं और 28 की सुबह को उन्होंने तोड़ दिया। वो ऑर्डर हमको 30 तारीख को सर्व किया। अच्छा, सारा तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, उसके बाद आपको ऑर्डर। और वो भी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है कि हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी कार्ड में नाम दर्ज है, इस एंट्री को रद्द किया जाता है। अच्छा, इनमें भी प्रॉपर्टी कार्ड में कई लोगों को 1947 से प्रॉपर्टी कार्ड बने हुए थे। बिल्कुल, वो रद्द कर दिया। प्रॉपर्टी कार्ड में जो हमारा नाम है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो हमारा नाम है, उसको रद्द किया। अब इसकी अपील होगी। कलेक्टर ने अगर इसका ऑर्डर किया है तो इसके अपीलेट ऑफिसर्स के यहाँ अपील होगी, फिर हाई कोर्ट में अपील होगी और आगे जाएगी। नहीं, डिमोलिशन का कोई नोटिस नहीं दिया। डिमोलिशन का एक पहले 2023 में नोटिस दिया था, जिसको लेके हमारे टाइटल सूट ऑलरेडी पेंडिंग है हमारे कोर्ट में और जेरे समाअत है अभी। बिल्कुल पेंडिंग है और कलेक्टर के यहाँ भी पेंडिंग है और यहाँ पर इन लोगों ने तारीखें ली यहाँ पर। और उसके बाद अचानक ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि 27 को एंट्री रद्द करके बिना हमको वो नोटिस
ऑर्डर की कॉपी दी होगी, 28 को तोड़ दिया जाए। यही समझने की जरूरत है कि जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर सत्ता का बल प्रयोग करके एक बहुसंख्यक वर्ग को खुश करने की कोशिश है, ये बहुत ही इस देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आप गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं अफसरों को। सरकार को तो इसमें चाहिए था कि कलेक्टर को इस पर पनिश किया जाना चाहिए था कि विदाउट ड्यू प्रोसेस फॉलो किए हुए आप कैसे किसी के घर को तोड़ने जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब देश में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, इंटरिम रिलीफ दे रखी है कि विदाउट उनसे परमिशन लिए बिना आप कोई भी डिमोलिशन नहीं करेंगे, ऐसे में अगर ये किया जाता है तो निश्चित तौर पर आप अराजकता को बढ़ावा देंगे। यानी ये कानून की धज्जियां उड़ाई, संविधान की धज्जियां उड़ाई, मानवता की धज्जियां उड़ाई गुजरात सरकार की तरफ से। बिल्कुल। और हमारे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, हमारा जो यूएन कन्वेंशन ऑन माइनॉरिटीज है, जिसमें हमारे देश ने वायदा किया है कि हम माइनॉरिटी के साथ एक व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अधिकारों की हिफाजत करेंगे, उसकी भी धज्जियां उड़ाई हैं। मतलब आपने सिर्फ देश के कानून नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी संधियां हैं, कन्वेंशंस हैं, उनके भी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। बिल्कुल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 47 से पहले जो भी चीजें हैं आजादी से पहले, वो उसी नौयत में रहेंगी। बिल्कुल। लेकिन आप किन किन चीजों का इसका सीधा मतलब है कि सरकार अराजकता को बढ़ावा दे रही है, और ये अराजकता को बढ़ावा किसी भी सूरत में देश और राज्य और गुजरात के लिए फायदेमंद नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आज गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है, सारी चीजें पूछी है। अब चूंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है, तो वक्फ की जमीन का मामला भी इसमें आता है, दूसरा एएसआई का मामला भी इसके अंदर आता है। सरकार को ये तमाम जवाब देने हैं। 24 अक्टूबर को इसमें सुनवाई होनी है। लेकिन मीडिया की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि भाई जमीन अब सोमनाथ ट्रस्ट की हो गई, सरकार हाईकोर्ट ने माना नहीं ओलिया कमेटी की बात और ये तमाम चीजें। तो ये क्या है? मीडिया का रोल भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट था, हमारी तरफ से डिमांड थी कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, विदाउट ड्यू प्रोसेस हमको तोड़ा गया, तो इस कार्रवाइयों को यहीं रोका जाए और हमारे टाइटल सूट को फाइनल होने दिया जाए। बिल्कुल, टाइटल सूट फाइनल हो, उसके बाद कोई आगे की कार्रवाई हो। कोर्ट ने हमको स्टे नहीं दिया जी, लेकिन हमारे जो मुद्दे थे उनको वैलिड माना, वो वैलिड मान के सरकार को नोटिस दिया। और यानी खबर ये होनी चाहिए थी कि हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा, लेकिन गोदी मीडिया खबर को उल्टे तरीके से चला रहा है। खबर यही होनी चाहिए थी कि सरकार को नोटिस हुआ, सरकार बिंदुवार पिटिशनर्स के जो पॉइंट्स हैं उन पर जवाब देगी। और उन्होंने, ऑनरेबल कोर्ट ने सरकारी वकील से भी कहा, आपने किन किन बिल्डिंगों को, एस्टेब्लिशमेंट को डिमोलिश किया है वो आप बताइए। हमारे वकील को भी कहा, हमारे वकील साहब को कहा कि आप बताइए कि आपके क्या क्या मकान टूटे हैं, ताकि दोनों की लिस्ट को कंपेयर किया जा सके और फिर उसके हिसाब से कुछ आगे बढ़ा जा सके। लेकिन इसको गलत ढंग से चलाना, निश्चित तौर पर जो एक बहुसंख्यकवाद के जो पॉलिटिक्स है उसमें सारे लोग फंस गए हैं और उसमें जानबूझकर मुसलमानों को एक विलेन के तौर पर दिखाने की कोशिश है। अब ये एंट्री 1950 की है, 1903 में हमारे पास था। बिल्कुल, तो 1903 में जब हमारे पास था तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि इसका टाइटल सूट फाइनल होने का इंतजार करना चाहिए था। सरकार अगर ऐसे करेगी तो इसको तो पावर टेररिज्म कहते हैं। बिल्कुल, सत्ता का आतंकवाद कहते हैं इसको। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से ये पहली घटना नहीं है सोमनाथ की, इससे पहले जैसा आपने बताया कि जो पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, सारी चीजें उसमें खुलकर साफ कर दी गई है कि भाई 1947 से पहले जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो कब्रिस्तान थे वो कब्रिस्तान रहेंगे, जो मंदिर थे वो मंदिर रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीजों को निकाल कर, हमने 2 दिन पहले देखा बनासकांठा के पाटन के अंदर भी एक मामला सामने आया कि अचानक ही कब्रिस्तान में कुछ हिंदू पहुंच गए वहां पर और उन्होंने जमीन खोदकर वहां से एक मूर्ति निकाली और उसके बाद में हंगामा कर दिया कि ये जमीन अब हमारी, यहां से मूर्ति निकली है। जो ट्रस्ट के वहां के लोग आए थे उनको पीटा गया, तमाम चीजें की गई। तो ये हकीकत है कि सरकार खुद ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे सोमनाथ जैसे मामलों को सामने रखकर उनको खुली छूट दी जाती है कि आप जो करना है करिए आप। मैंने अपनी बात में पहले कहा कि सरकार खुद अराजकता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, सिर्फ गुंडे ही नहीं, जब अफसर गुंडे बन जाए, जब अफसर ड्यू प्रोसेस फॉलो ना करे, जिनके ऊपर प्रोसेस फॉलो कराने की जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर पर जो नीचे लोग हैं, जो आम जनता है, जो गुंडे हैं, दूसरे तत्व हैं, उनको तो इससे और हौसला मिलेगा कि आप किस किस तरह से। और मुसलमान तो वैसे ही निशाने पर आ चुका है, मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है, मुसलमान के प्रॉपर्टीज शिकार हो रही हैं, मुसलमानों के आस्था के केंद्र
शिकार हो रहे हैं। इवन जो गिर सोमनाथ में पहले जो हर्षद और नावद्रा में हुआ, वो मुस्लिम मछुआरों के सॉरी द्वारका जिले में जो हुआ, वो क्या है? बिल्कुल, ये मुझे लगता है ये क्लींजिंग का एक प्रोसेस है कि इनको बिल्कुल साफ कर दीजिए, इनको आर्थिक तौर पे कर दीजिए, इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करिए। ये अराजकता कहीं से भी गुजरात और देश के लिए फायदेमंद नहीं है। जी बिल्कुल। 20 साल पहले, 20-22 साल पहले ये गुजराती एक वर्ड सुना जाता था कि बांडिया उन्हें जमीन विहोणा करी ना खो। है, उसका मतलब ये होता है कि मुसलमानों को जमीन बिना का कर दिया जाए। तो ये गुजरात की नफरत का यही असली गुजरात मॉडल है। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री बने अब जाकर, उसके बाद ही ये बुलडोजर को और तमाम चीजें ज्यादा जोर पकड़ने लगी। यही नफरत का गुजरात मॉडल जो दुनिया में दिखाया जा रहा है देश को। देखिए, अभी तो होड़ लगी है कि किस तरह से मुसलमानों को ज्यादा निशाने पर लिया जाए। तो एक गुजरात ही नहीं, दूसरे भी तमाम देश में मॉडल बनना शुरू हो गए। खतरनाक ये है कि देश के दो समाजों के बीच में दीवारें बनना शुरू हो गई। बिल्कुल, जो कहीं से भी एक विकसित समाज के हित में नहीं है। यूपी में एक अलग तरह का एट्रोसिटीज हो रही हैं, मध्य प्रदेश में अलग तरह के एट्रोसिटीज हो रही हैं, राजस्थान में अलग तरह के एट्रोसिटीज हो रहे हैं। तो ये कहीं से भी इस देश को आगे ले जाने पर नहीं हो। जब इन लोगों को, एक दूसरे के शहर के लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं होगा, लोग ज्वाइंटली काम नहीं करेंगे, तो कैसे एक शहर आगे बढ़ेगा, एक राज्य आगे बढ़ेगा? तो इस टाइम तो मुसलमानों को मारने की होड़ लगी है और ये होड़ पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये आपने गुजरात में काफी आप काम करते रहते हैं मजलूमों की आवाज को उठाने का, और द्वारका में जब हुआ डिमोलिशन उस वक्त आप भी गए थे, मैं भी वहां पर गया, मैंने रिपोर्टिंग की। अभी जो सोमनाथ के अंदर हुआ, और इसके अलावा जो पुलिस एट्रोसिटी के, जो मुसलमानों के साथ में जो पुलिस की ज्यादती जो होती है, अक्सर ऐसा क्यों देखा गया गुजरात में? जैसे द्वारका में जब मैं रिपोर्टिंग करने गया, उन मछुआरों के मच्छी पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई, उनके मकानों को तोड़ दिया गया, उनके धार्मिक स्थलों को शहीद कर दिया गया। ये द्वारका में हुआ था 2 साल पहले। अब सोमनाथ में भी इसी तरह की सारी चीजें हुई, ये घटनाएं हुई। लेकिन उसके बावजूद, सब खोने के बावजूद, वो लोग जिनके साथ में जुल्म हुआ है, वो लोग आगे क्यों नहीं आ पाते हैं? वो लोग डरते क्यों है मीडिया से बात करने से? वो लोग डरते क्यों है इस बात को कोर्ट में उठाने से? क्या वजह है आखिर? देखिए, मुसलमान को इतना डरा दिया गया है कि उनको, एक तो आप जब उनके रोजगार से हटा देंगे, रोजगार विहीन कर देंगे, तो इंसान को सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने परिवार को रोजी रोटी कमा के देना, उनको खाना देना, तो वो उसमें लग जाता है। ऐसे में जो पुलिस का जो पूरा तंत्र है और मुखबिरों का जो तंत्र है, वो लगता है कि इसको करने से आपको क्या मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मामले उठे नहीं है। जूनागढ़ में पुलिस एट्रोसिटी का मामला है, वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। द्वारका के जो केस हैं वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। सूरत वाले जो मामले हुए हैं उसमें भी लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन इन सब केसों में, इन मामलों में मुझाहिदा यही होता है कि ये जो लोग जिनके साथ में जुल्म होता है, वो खुद नहीं आते हैं। आप जैसे एक्टिविस्टों को जो चाहते हैं इंसाफ के लिए आगे आए, हमको जाकर उनको समझाना पड़ता है, उनको रास्ता बताना पड़ता है कि आप ऐसा करिए। उसके बिना वो लोग आगे नहीं आते हैं, वो लोग सहारा तलाशते हैं। वो लोग, बेशक सहारा, टूटे हुए दिल को सहारे की जरूरत होती है। जब तक कोई हाथ बाहर से नहीं रखेगा तो उनको कैसे यकीन होगा कि हम जो है कहीं पर सेफ रहेंगे। बिल्कुल। तो वो सहारा देना ही हम जैसे लोगों की, मीडिया के लोगों की, आप जैसे साथी जो करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको लगता है कि हमारे साथ भी यहाँ के बाहर भी लोग खड़े हैं और इसी से उनको सहारा मिलता है। जैसे किसी के घर में कभी मौत हो जाती है तो सारे रिश्तेदार आके क्या करते हैं? बिल्कुल, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, सांत्वना देना उनको, हम आपके साथ हैं, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। यही काम जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग जाते हैं, करते हैं और लोग आते हैं। डर का पैमाना जरूर है क्योंकि ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, तो दिहाड़ी मजदूर वाले को अपने परिवार को रोटी कमा के देना ज्यादा प्रायोरिटी लगती है बनिस्बत कोर्ट में जाके 5 बार जाना। लेकिन लोग निकलते हैं और लोगों को न्याय मिलता भी है। ओंडेला वाले मामले में देखा, और भी अगर आप अखबार को फॉलो करें तो तमाम पुलिस वालों को सजाएं हो रही। बिल्कुल, तमाम पुलिस वालों को एट्रोसिटी एक्ट में, एट्रोसिटीज के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ सजाएं हो रही हैं। तो अगर आप लड़ेंगे तो यकीनन इस कानून में, इस देश के संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा लंबा हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। इंसाफ मिलता जरूर है अगर आप खड़े रहते हैं। और बाकी तमाम मामले गुजरात में इस बार की नजीर है। एक आखिरी सवाल ये करना था कि जिस तरीके से जो बुलडोजर की जो राजनीति चल रही है द्वारका में, सोमनाथ में, इसके अलावा भी और जगहों पर, बहुत जगहों पर जो बुलडोजर चलते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि मैं 2022 तक सबको, गरीबों को पक्का मकान दे दूंगा। हर देश के नागरिक का अधिकार है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मकान,
ये बिजली, तमाम उसकी जो बेसिक जो चीजें हैं। लेकिन ऐसे में जहां बुलडोजर घुमा दिया जाता है और खासकर मुसलमानों के इलाकों में, तो उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की जाती है। तो क्या इसको लेकर भी कोर्टों को या खुद इनिशिएट नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल कोर्ट्स को इस पर सोमोटो लेना चाहिए, क्योंकि किसी को भी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप उसके प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी को भी रातों रात आप सड़क पर नहीं खड़ा कर सकते, बिल्कुल, एक्सेप्ट वो इंक्रोचर भी हो तब भी। और अभी जो बुलडोजर चलने की शुरुआत हुई है वो तो बिल्कुल एक अलग पैमाने का ही है। किसी के घर के एक आदमी ने क्राइम किया है तो पूरे घर को ढा देना, बिल्कुल वो जो हुआ है, इसको कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट को इनके मानवाधिकारों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। वो मुसलमान हो या मुसलमान ना भी हो, वो कोई दूसरे वंचित वर्ग के हो, उस पर भी कोर्ट्स को ये संज्ञान लेना चाहिए कि किसी की जान किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा ऊपर है। बिल्कुल, उसका भूखा मरना अगर कोई कोशिश करता है, सरकार भी अगर ये कोशिश करती है, तो कोर्ट्स को सरकारों को पनिश करना चाहिए, उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा ये एक हौसला दिया है लोगों को कि जिस तरह के बुलडोजर पर उन्होंने कहा है और आगे बढ़ाया है, हमें यकीन है कि इसको जो गाइडलाइन आएंगे वो कम से कम इस तरह के गुंडागर्दी को रोकने में थोड़ा कारगर साबित होंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से इससे पहले भी जैसे मॉब लिंचिंग के मामले में, हेड स्पीचेस के मामले में कई बार अलग अलग गाइडलाइंस आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राज्य सरकारों से ये भी कहा कि आप नोडल ऑफिसर नियुक्त कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आ जाते हैं, जो गाइडलाइन आ जाती है, इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाता है सरकारों की तरफ से। तो ऐसे में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सेक्युलर नेता हैं, तो उन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि तमाम को मिलकर एक आवाज उठानी चाहिए, सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए, सरकारों पर दबाव बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ कोर्ट्स का मसला नहीं है। अब ये चूंकि पॉलिटिकल विलिंगनेस की कमी है, सरकार नहीं चाहती है कि मॉब लिंचिंग रुके, सरकार नहीं चाहती कि हेट स्पीच रुके। सूरत में जिस तरह से एमएलए ने खड़े होकर दंगा कराने की इनिशिएट करने की कोशिश की, सरकार को उस पर प्रोएक्टिव एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया गया। तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग को इसमें आगे आके और तमाम आवाम को आगे आना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल मसला है, बिल्कुल, ये खाली टेक्निकल मसला नहीं है, पॉलिटिकल मसला है। और पॉलिटिकल मसले को पॉलिटिकल तरीके से दूर करना चाहिए। सरकारों के ऊपर, विपक्षी पार्टियों के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर, सामाजिक संस्थाओं के ऊपर जनता को दबाव लाना चाहिए कि इन गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए वो पूरी लोकतांत्रिक तरीके से इस पर कोशिश करें और इनको लागू कराने के लिए पूरे प्रयास करें। ठीक है मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। शुक्रिया देश लाइव का कि आपने मुझे मौका दिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।